जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस बहुत ही शानदार सीरीज में भी जिसका नाम और जिसका काम दोनों ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काम है इस सीरीज का 2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो मैं लगातार आपके साथ इस सीरीज के अंदर जो है कवर कर रहा हूं। ये लेक्चर नंबर आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये लेक्चर नंबर इस सीरीज में होने वाला है 8। जी हाँ, ये 8th नंबर का लेक्चर होगा, 8वें नंबर का लेक्चर है। और इस 8वें लेक्चर से ऑलरेडी 7 लेक्चर पहले, मतलब टोटल 7 लेक्चर्स जो है हो चुके हैं। और उन 7 लेक्चर्स के अंदर लाजमी सी बात है कि मैंने 7 नए टॉपिक्स को जो है कवर किया है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सी यूनिट को टारगेट किया है उन प्रीवियस 7 लेक्चर्स में, तो दोस्तों वो है यूनिट नंबर 1। बिकॉज यूनिट नंबर 1 में काफी सारे कीवर्ड्स जो है नए ऐड हुए थे, तो यूनिट नंबर 1 के सारे जितने भी नए टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। और आज इस 8वें नंबर के लेक्चर से मैं यूनिट नंबर 6 को टारगेट करूंगा, यानी कि यहां से अब जो लेक्चर्स आएंगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 8th ऑनवर्ड्स, तो मैं यूनिट नंबर 6 को जो है लगातार टारगेट करूंगा। आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यूनिट नंबर 6 जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। और यूनिट नंबर 6 में बेसिकली किस चीज का मुद्दा है? यूनिट नंबर 6 में एमपी की इकोनॉमी और आपकी इंडिया की इकोनॉमी, इन दोनों का ही जो है यूनिट नंबर 6 के साथ कनेक्शन है। तो आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 6 का जो सबसे पहला जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उसको डिस्कस करूंगा। नाम क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है करेंट सिचुएशन ऑफ एमपी इन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। इस टॉपिक को जब एस्पिरेंट्स ने सबसे पहली बार देखा तो उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया, और कि भाई ये मतलब क्या करें इस हेडिंग में। और जनरली मैं आपको प्रीलिम्स में बताता हूं, जो भी एस्पिरेंट है जब वो प्रीलिम्स की किसी भी हेडिंग को देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि यार यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बिकॉज कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप कहानी 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 पढ़ते रहो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ना हेडिंग समझ में आती है, ना कॉन्सेप्ट समझ में आता, क्वेश्चन तो आपने बनाए ही नहीं तो वो भी समझ में नहीं आते। तो पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेस टॉपिक कह सकता हूं मैं उसको, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर कवर करे, कोई लेक्चर 1 घंटे का भी पहुंचा, कोई 1.5 घंटे का भी पहुंचा, कोई आधे घंटे का भी पहुंचा, लेकिन 7 के 7 लेक्चर में इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, इतना सब कुछ समझाना पड़ा, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट होता था वहां पर। लेकिन ये टॉपिक दोस्तों पर्टिकुलरली खास है, और यहां पर जो मैं आज स्ट्रेट अवे शुरुआत करूंगा वो एमसीक्यूज के साथ ही करूंगा। और क्यों बोल रहा हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट की कमी है इस पूरी हेडिंग में, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप इस हेडिंग का मतलब समझ लो। इंडिया की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, या इंडिया की जो भी अभी वर्तमान में कंडीशन है, हमको इंडिया की कंडीशन को एमपी की कंडीशन से कंपेयर करना है और बताना है कि एमपी की जो सिचुएशन है वो अभी वर्तमान में इंडिया के अंदर कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस देश में गेहूं उत्पादन यानी कि व्हीट प्रोडक्शन में एमपी की क्या कंडीशन है, तो हम बोल देंगे भैया एमपी 2nd रैंक पर आता है, यूपी 1st रैंक पर आता है। तो यूपी का वो आपसे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे काय का पूछ रहा है, एमपी की सिचुएशन बताओ इंडिया में कैसी है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज्यादातर रैंक वाले बनेंगे कि एमपी की रैंक इसमें कितनी है, एमपी की रैंक इसमें कितनी है, ये एमपी में कौन से नंबर पर है, ये परसेंटेज एमपी में कितना है, इंडिया में इतना है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं टोटल आपके लिए 40 एमसीक्यूज लेके आया हूं। जी हां, हेडिंग भले ही बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चंस भी बन के आ रहे हैं तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हेडिंग कवर होगी। तो मैं आपके लिए टोटल 40 क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां पर सारा सुपड़ा साफ लपेट देंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस 8th लेक्चर की शुरुआत करते हैं हमारी इस न्यू टॉपिक्स और न्यू सिलेबस वाली सीरीज में। ओके, यूनिट नंबर 6 को टारगेट कर रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं। ठीक, चलो भाई, तो मैंने क्वेश्चन नंबर हर स्लाइड पर लिख दिया है।
कौन सा टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं? करेंट सिचुएशन ऑफ एमपी इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये हमारा टॉपिक है। यूनिट नंबर 6 मैंने हर स्लाइड पे इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट क्यों करना। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा और अपने मन में उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का जो शेयर है जीडीपी का इंडियन इकोनॉमी में वो कितना है? अगर मतलब समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जीडीपी का हिस्सा कितना है, कि अगर इंडिया की जीडीपी 100% है तो इसमें से कितना परसेंट जीडीपी का योगदान मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहा है? क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखो 3%, 4%, 5%, 6%, जरूर आपने अपने मन में कोई ना कोई जवाब जरूर दिया होगा। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो अप्रॉक्स 4% है। आंसर तो सटीकता 3.9 के आसपास है, लेकिन वो अप्रॉक्स 4% ही जो है कहा जाता है। ये प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब इस क्वेश्चन को इस हेडिंग से मैच करके देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। तो कहानियां वहानियां पढ़ने का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल सीधा कट टू कट टॉपिक है। एकदम आप नॉलेजेबल तरीके से अगर सिलेबस को पढ़ के क्वेश्चंस करोगे तो एक से एक क्वेश्चंस इसमें बने हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 4% योगदान दे रहा है मध्य प्रदेश इंडिया की इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फटफट है, फटफट, कोई इसमें कहानी गढ़ने की बात नहीं है मेरी तरफ से भी, बहुत सरलता से आपको समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड कहता है व्हाट इज द शेयर ऑफ मध्य प्रदेश इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है। कि अगर भारत की 100% पॉपुलेशन है तो इसमें से कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश योगदान दे रहा है? तो देखो इसका आंसर क्या करोगे, 5.9, 6.9, 7.9, 8.9। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है 5.9। अगर टोटल 100% जनसंख्या है इस देश की तो 5.99% कहां से आ रहा है? मध्य प्रदेश से आ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे जो है हम लोग प्रस्थान करते हैं। मजा आ जाएगा आपको ये लेक्चर पढ़ के, और पूरा उद्देश्य ही बॉस इतना है मेरा कि ये जो मैं YouTube पे सीरीज चला रहा हूं, नए सिलेबस, नए टॉपिक्स, पूरा बिल्कुल अपना कलेजा निकाल के पूरी मेहनत करके आपके पास जो निचोड़ वाली चीज है वो लेके आना चाहता हूं। पिछले 7 लेक्चर में वो किया है, आज के इस लेक्चर में वो करना चाहता हूं कि आप आओ, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो किसी भी चीज को लेके। तीसरे नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो क्या कहता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे ये कहता है स्टेट वाइज रैंक अगर हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। मतलब अगर आप टोटल भारत की जनसंख्या देखो और उसमें से रैंक फिर चेक करो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, फिर कहां पर है, फिर कहां पर है, तो उसके अनुसार एमपी कौन सी रैंक पर आएगा। तो देख लो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो दोस्तों इसमें जो एमपी की रैंक है ना, इसमें जो एमपी की रैंक है वो कितनी है? वो है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। जी हां, जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में 5वीं रैंक पर आता है। मतलब मध्य प्रदेश के ऊपर 4 और ऐसे स्टेट्स हैं जो जनसंख्या में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एमपी कौन सी रैंक पर है? 5वीं रैंक पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा ही अच्छा है। हाँ, अब ये बहुत अच्छा हो गया। अब यहां पर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम यहां पर एसटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में एसटी लोगों की, अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन 100% है तो इसमें से कितना परसेंट जो योगदान है, इसमें से कितना परसेंट जो योगदान है वो मध्य प्रदेश की तरफ से है। तो देख लो आप इसमें ऑप्शन, आपको क्या सही लग रहा है। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है बाकायदा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है 13.57%। जी हां, पूरे देश में अगर एसटी की पूरी पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन को अगर हम उठा लें तो उसमें से 13.57% योगदान किसका है? वो मध्य प्रदेश का है। आप लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सिचुएशन आपको समझ में आ रही है पूरे इंडिया के रेफरेंस में। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक में से। ओके, अगला देखना, अगला भी मैंने एसटी पॉपुलेशन का ही डाला है,
लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया है, बदलाव कर दिया है, ध्यान से देखना। अब ये क्या बोल रहा है, एसटी की पॉपुलेशन में कितना योगदान है मध्य प्रदेश का, वो तो आपने बता दिया 13.57%। लेकिन एसटी पॉपुलेशन की हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है वो भी तो बताओ। जैसे टोटल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी पड़ी थी हमने, 5वीं, तो एसटी पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है। तो भैया देखो, इस देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वो मध्य प्रदेश में ही निवास करती है, और इसीलिए एमपी की जो रैंक है पूरे इंडिया में वो कौन सी रैंक है, वो फर्स्ट रैंक है। मैं बार बार ऑप्शंस को मेरे पास चिट है, बार बार क्रॉस कंफर्म कर रहा हूं कि जो मुझे याद है गलती से भी मैं लेक्चर में गलत ऑप्शन ना टिक कर जाऊं, क्योंकि वरना फिर आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक दफा मैं सोचता हूं और देखता भी हूं, क्योंकि भैया एमपी है और एमपी के फैक्ट्स में थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं करनी है, अपने को ऊंच नीच नहीं करनी है, इसलिए बिल्कुल क्रॉस कंफर्म करके आप तक जवाब पहुंचेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से रैंक कितनी हो गई, फर्स्ट। और टोटल योगदान कितना हो गया कुल एसटी जनसंख्या में देश की, तो देश की कुल एसटी जनसंख्या में से 13.57% जो एसटी पॉपुलेशन है वो कहां पर निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे एसटी पॉपुलेशन पे ही लाया हूं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के क्वेश्चन एमपीपीएससी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एसटी की पॉपुलेशन के हिसाब से एमपी की रैंक पूरे देश में क्या है, 1। लेकिन अब प्रतिशत के हिसाब से, अब प्रतिशत के हिसाब से रैंक पूछेगा आपसे, ठीक है, सुनना। मध्य प्रदेश की रैंक बताइए, मध्य प्रदेश की रैंक बताइए काय में, एसटी पॉपुलेशन में, मतलब अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। लेकिन अब की बार कुल जनसंख्या के हिसाब से मत बताइएगा, प्रतिशत के हिसाब से बताइएगा, क्योंकि कुल एसटी जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है, लेकिन एसटी जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से देश में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है। तो देश में दोस्तों मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 13th रैंक है। जी हां, 13th रैंक है प्रतिशत के हिसाब से, 13th रैंक। ओके, इसको याद रखिएगा। तो कुल एसटी पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत हमारे मध्य प्रदेश से आता है, 13.57%। टोटल एसटी जनसंख्या के हिसाब से एमपी की रैंक क्या है हिंदुस्तान में, फर्स्ट रैंक। लेकिन प्रतिशत के नजरिए से अगर हम रैंक देखें एसटी जनसंख्या में, तो मध्य प्रदेश की रैंक कितनी निकल के आती है, 13th रैंक निकल के आती है। ये क्वेश्चंस पेचीदा होते हैं कि टोटल जनसंख्या के हिसाब से आपने एसटी की रैंक देख ली और फिर मध्य प्रदेश में आपने एसटी जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से रैंक देखी, तो एक जगह रैंक फर्स्ट आ रही है और दूसरी जगह रैंक क्या आ रही है, 13। ये बहुत बारीक क्वेश्चन है, अच्छे से फोकस के साथ इन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, अब देखो, बिल्कुल मैंने ऐसे जैसे एसटी के 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाए, ऐसे ही एससी के भी 3 प्रकार के क्वेश्चन बना दिए। सबसे पहले तो ये बता दो कि देश की टोटल एससी की पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश से कितनी जनसंख्या आती है। ठीक है, ये 7वां नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प आप देख लीजिए, ए बी सी डी, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों इसमें जो सही विकल्प है वो है ये 2nd नंबर का ऑप्शन, 5.63%। एसटी का दोहराओ वापस से, एसटी का कितना पड़ा था, एसटी का 13.57% कहां से आता है, मध्य प्रदेश से, और एससी का 5.63% कहां से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। तो एससी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में उतनी ज्यादा नहीं है। तो अभी जब हम रैंक देखेंगे तो ये तो लाजमी सी बात है कि हमको एससी पॉपुलेशन में एमपी की फर्स्ट रैंक तो नहीं दिखाई देने वाली, कम ही दिखाई देगी। ठीक है ना, चलो अब देख लें जरा कितनी रैंक है एमपी की। तो देख लो बॉस कितनी रैंक है एमपी की। तो एससी पॉपुलेशन के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की पूरे देश में कौन सी रैंक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पूरे देश में जो है 8वीं रैंक है। ये क्वेश्चन नंबर भी 8 है और यहां पे 8वीं रैंक आंसर भी है। ठीक है, तो एसटी के अनुसार रैंक कितनी है, फर्स्ट, और एससी की जनसंख्या के अनुसार रैंक कितनी है आपकी दोस्तों, 8वीं जो है रैंक है। ठीक है,
आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि एससी की जनसंख्या के नजरिए से, एससी की जनसंख्या के नजरिए से, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के नजरिए से प्रतिशत के अनुसार रैंक बताइए मध्य प्रदेश की। प्रतिशत के अनुसार रैंक बताइए मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों प्रतिशत के अनुसार जो मध्य प्रदेश की इनमें से रैंक है वो है 17th रैंक। कितनी रैंक है? 17th रैंक है। ये आपका यहां पर सही जवाब है। ठीक है, तो एससी की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है? 5.63%। एससी की टोटल जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की क्या रैंक है हिंदुस्तान में? तो 8th रैंक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम एससी जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से देखें तो एमपी की कितनी रैंक है? एमपी की दोस्तों जो है 17th रैंक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए, तो ये हमारा यहां पे बनता चल रहा है, क्योंकि ये सारा डेटा आपको एग्जाम टाइम पे दोस्तों लिखवा लो, बहुत काम आएगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये वीडियो देखना, पूरा का पूरा रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, आगे देखो, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन के मामले में, व्हीट प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आज एग्जाम्पल के तौर पे भी शुरू में लेक्चर में बता ही दिया था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है 2nd रैंक, क्योंकि फर्स्ट रैंक पर कौन विराजमान है? फर्स्ट रैंक पर दोस्तों यूपी विराजमान है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं गेहूं उत्पादन के बीच में दोनों राज्यों में, बट हाँ फिर भी एमपी 2nd नंबर पे जरूर यहां पर मौजूद है। उसके बाद अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है बॉस कि मध्य प्रदेश की रैंक बताओ। अरे भैया काय में बताएं मध्य प्रदेश की रैंक? टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ के अनुसार, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, उनकी कुल लंबाई को जोड़ो और फिर रैंक बताओ कि इंडिया में किस स्टेट में कितने नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ है। उसके अनुसार मध्य प्रदेश कौन सी रैंक पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश इनमें से सब में कौन सी रैंक पर है? 6ठी रैंक पर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ के अनुसार चलोगे ना, टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको जो यूपी है वो फर्स्ट रैंक पर नजर आएगा, और जो एमपी है, एमपी कौन सी रैंक पे नजर आएगा? एमपी जो है आपको 6th रैंक पे नजर आएगा। एमपी के साथ खासियत यह है कि अगर आप नेशनल हाईवे छोड़ दो, स्टेट हाईवे पकड़ लो, यानी कि राजकीय राजमार्ग, तो उसमें आपको पता है नंबर 1 पर कौन है? तो राजकीय राजमार्ग के अनुसार नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, और राजकीय राजमार्ग के अनुसार, स्टेट हाईवे के अनुसार एमपी कौन सी रैंक पर है? तो एमपी 6th रैंक पर है। जी हां, तो चाहे आप नेशनल हाईवे के हिसाब से एमपी की रैंक देख लो तो 6th नंबर पे हैं हम, और चाहे आप स्टेट हाईवे के हिसाब से एमपी की रैंक देख लो, वहां पर भी 6th नंबर पर हैं। तो याद रखना बड़ा आसान है। ठीक है, और ये पूरा जो पैरामीटर है किस आधार पर हम चेक कर रहे हैं कि राज्य में से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं और उनकी टोटल लेंथ के हिसाब से फिर ये रैंक जो है निकाली जा रही है। ओके, तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे दोनों के अनुसार एमपी की रैंक क्या है? 6th रैंक है। अब आप ये मत लोड लो कि सर जहां पर एमपी की रैंक 4थी है या 5वीं है, तो भैया ऐसे तो कहीं ना कहीं एमपी की रैंक 17वीं भी है, 12वीं भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उससे पहले के 11 वाले कौन कौन है वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं, यही तो एक स्मार्ट वर्क है। अगर आपको एक सिलेबस में कोई हेडिंग बिल्कुल एमपी के रेफरेंस में दे रखी है तो वो बिल्कुल एमपी को ही टारगेट करेगा। फिर आप ये मत सोचना कि सर फलानी चीज में एमपी की रैंक जो है 8वीं है, तो क्या इससे पहले जो 7 रैंक हैं हमको उसके भी नाम याद करने पड़ेंगे? उसके अनुसार तो आप अपना सिलेबस कभी अंत नहीं कर पाओगे, और यही कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि हमारी तैयारी का अंत ही नहीं होता। हम वो सो कॉल्ड बिल्कुल जो परफेक्ट वाली तैयारी होती है ना,
उसको करने की कोशिश करते हैं और परफेक्ट तैयारी होती ही नहीं है। कोई नहीं होती परफेक्ट तैयारी बॉस। आप एक फ्लो को मेंटेन करो। सिलेबस दिया ही इसीलिए जाता है कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली वर्ड टू वर्ड उसको मैच करते चलना है आपको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो मैं समझता हूं क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेशनल हाईवे ही लिखा हुआ है वापस से। लेकिन आप इस नेशनल हाईवे को यहां पे क्या कर लो, स्टेट हाईवे कर लो। राष्ट्रीय राजमार्ग को राजकीय राजमार्ग कर लो। लेकिन आंसर तो दोस्त तब भी नहीं बदलेगा। आंसर तब भी क्या ही रहेगा, 6th रैंक ही जो है इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, या फिर मैंने क्वेश्चन ही नहीं पलटा था, हो सकता है। हाँ, मैंने क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया था स्क्रीन पे, सॉरी माय बैड। ये क्वेश्चन लो आ गया भाई, स्टेट हाईवे का और एमपी की रैंक पूछ रहा है। लो यार, फिर भी वही आंसर ही है, 6th रैंक ही आंसर है। लो भाई, ठीक है। तो 12th का भी आपका आंसर क्या है? 12th का भी आपका आंसर सी ही है। उसके बाद चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या कहता है बॉस? 13th क्वेश्चन कहता है, ये बहुत तगड़ा है। वर्तमान में बेरोजगारी के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मध्य प्रदेश में मतलब कितना रेट जो है चल रहा है, यही पूछ रहा है ना। करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मध्य प्रदेश। यहां पर रैंक की बात नहीं कर रहा, यहां पर बस ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो कितना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो दर है ना वो 3.2% है। हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बाकी स्टेट्स की हालत और भी ज्यादा खराब है। हरियाणा में बेरोजगारी दर आपको पता है कितना है? लगभग 37% बेरोजगारी दर है। मध्य प्रदेश में 3.2% बेरोजगारी दर है। अब ये तो सरकारों के आंकड़े हैं भैया, रियलिटी तो आप और हम अच्छे से जानते ही हैं कि क्या सिचुएशन है मध्य प्रदेश के अंदर भी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में, वापस हेडिंग देख लो भैया, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। बेरोजगारी पे नहीं पूछा तो काय पे पूछा? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान बेरोजगारी दर कितना है? तो लगभग 3.2% जो है बेरोजगारी दर है। उसके बाद आगे देखो, आगे का क्या क्वेश्चन लिखा है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है कि भैया सारे स्टेट्स को अगर हम मिला लें और सारे स्टेट्स के साथ सारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज को भी अगर हम मिला लें और फिर देखें कि कौन सा राज्य ज्यादा प्रसन्न है, कौन सा राज्य ज्यादा हैप्पी है, मतलब प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार अगर हम देखें तो एमपी की रैंक कितनी है भैया? तो टोटल देखो, टोटल वैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आउट ऑफ 36 रैंक निकलनी चाहिए। ना जाने सरकार ने कैसा कैलकुलेशन बिठाया है कि आउट ऑफ 35 जो है रैंक बताइए। अब आपको सोचना है कि मध्य प्रदेश के लोग कितने हैप्पी हैं, कितने प्रसन्न हैं, उसके अनुसार एमपी की रैंक क्या है। क्या 35 में से 10वें स्थान पर है मध्य प्रदेश? क्या 35 में से 24वें स्थान पर है? या 35 में से 18वें स्थान पर है? या 35 में से 34 पे है? नहीं यार, इतनी बुरी तो हालत नहीं है, इतने भी नाखुश तो नहीं है एमपी के लोग, नहीं ना। परंतु क्या करें, सच कड़वा होता है। और जो आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है 34th रैंक है। आउट ऑफ 35 हम लोग 34th रैंक पर हैं। सोचो, मतलब ऑलमोस्ट अनहैप्पी है हमारा मध्य प्रदेश। आप सोचोगे सर अच्छा हुआ कि हम लास्ट रैंक पे नहीं आए। सच में अच्छा हुआ, क्योंकि लास्ट रैंक पर कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी। मतलब हैप्पीनेस 0 के बराबर है वहां पर। तो हम तो फिर भी ठीक है, सेकंड लास्ट पर बैठे हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश वैसे तो मिजोरम है, लेकिन गूगल पे जब मैंने इसके आंसर्स देखे तो काफी मिक्स्ड आंसर है। कहीं पर हिमाचल प्रदेश है, कहीं पर मिजोरम है ज्यादा, लेकिन जो सही आंकड़ा है उसके हिसाब से तो मिजोरम ही होना चाहिए। मैं आपको एक मैप भी जो है दिखाता हूं। एमपी की रैंक पता चल गई आपको, आउट ऑफ 35 कितनी है? 34। ये मैप देखो जरा, ये सोर्स द हिंदू सोर्स है और यहां पर इन्होंने ऐसा यहां पर मेंशन किया था कि सबसे ज्यादा खुश है देखो हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा दुखी क्या है? वो उत्तर प्रदेश है। और अपना मध्य प्रदेश तो भैया 34th रैंक पर है। ठीक है, सबसे कम खुश नहीं है, सेकंड लास्ट पर है। तो हर जगह अपने को देखना ही है, ठीक है। चलो भाई आगे देखें जरा, आगे क्या है। ये भी यहां पर भी सिचुएशन बड़ी खराब ही मिलेगी वैसे तो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है शिशु मृत्यु दर
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आपको मध्य प्रदेश को किससे कंपेयर करना है? भारत से कंपेयर करना है। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है इस नए टॉपिक के नए सिलेबस के हिसाब से। शिशु मृत्यु दर आप समझते हो कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 1000 बच्चे में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाए, यानी कि 1 साल के होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस स्टेट में जितना ज्यादा शिशु मृत्यु दर होता है उस स्टेट में उतनी खराब स्वास्थ्य कंडीशन को वो बेसिकली दर्शाता है। ठीक है, तो आपको जहां पर चुनाव करना है कि कौन सा जो है यहां पर सही बैठेगा। क्या इंडिया में 28 है, एमपी में 46 है, या इंडिया में 30 है, एमपी में 48 है, या इंडिया में 28 है, एमपी में 48 है, या इंडिया में 30 है, या एमपी में 38 है? पहले तो यहीं से चूज करना पड़ेगा कि इंडिया को 28 लेके चल रहे हो या 30 लेके चल रहे हो। तो देखो बॉस, इंडिया में 1000 में से 28 चल रहा है फिलहाल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल की उम्र होने से पहले ही। और मध्य प्रदेश में दोस्तों ये हालत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा ऊंचा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है। और कितना है? 46। ये बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है। मतलब गिरे से गिरे राज्यों का भी शिशु मृत्यु दर हमसे बेहतर है, मतलब कम है। और हमारे यहाँ आप देखिए 1000 में से 46 बच्चों की जो मृत्यु है वो 1 साल की उम्र होने से पहले हो रही है, आप समझिए। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशंस, बहुत ही ज्यादा खराब प्रशासन, नेताओं का बहुत ही ज्यादा मतलब इग्नोरेंस है कि इतनी खराब सिचुएशन में आज हमारा राज्य जो है बैठा हुआ है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। भारत में शिशु मृत्यु दर है 28 और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है 46। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर जो है हम लोग दोस्तों आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पीएम स्वनिधि योजना में बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए मध्य प्रदेश को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि योजना है। तो दोस्तों इसमें तो मध्य प्रदेश को देखो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप में से किसी को पीएम स्वनिधि योजना नहीं पता है तो सुनिएगा, यहां पर जो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब यहां पर है स्ट्रीट। जो वी लिखा है, वी का मतलब है वेंडर। और ये जो ए लिखा है ना, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है आत्मनिर्भर। यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। लॉकडाउन में याद करो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको बड़ा ही नुकसान हुआ था और बहुत ही लॉस में चले गए थे, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, मतलब बिना कुछ गिरवी रखवाए, इन स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए जो है बांटे थे, दिए थे। तो इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है पूरे देश में। और कौन सी रैंक जो है हासिल हुई है मध्य प्रदेश को? फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। ओके, रिसेंटली NIRF की रैंकिंग के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट, नहीं रुक जाइए, सारा हम बता देंगे कमेंट में, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे। इतना हिंट देता हूं कि जो NIRF है इनका काम ही है रैंकिंग देना। क्या काम है इनका? रैंकिंग देना। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इस प्रकार से आप आंसर टाइप करके उसका आंसर लिखिएगा कि NIRF का आखिर फुल फॉर्म क्या है। लेकिन मैंने ये जरूर बता दिया आपको कि इनका काम रैंकिंग देना ही है। तो NIRF की रैंकिंग 2023 के अनुसार इंदौर का जो IIT है, यानी कि जो IIT इंदौर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही IIT है, IIT इंदौर, तो इसको कौन सी रैंक हासिल हुई है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा।
आईआईटी इंदौर को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो दोस्तों देख लो, फर्स्ट, 10th, 8th, 28 कौन सी रैंक हासिल हुई है आईआईटी इंदौर को? तो आईआईटी इंदौर को जो रैंक हासिल हुई है वो है 28th रैंक। कौन सी रैंक हासिल हुई है? 28। और इस पूरी रैंकिंग में एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसमें आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा वो मध्य प्रदेश के नजरिए से ही। लेकिन आईआईटी इंदौर को कौन सी रैंक हासिल, तो ऐसा बाय डिफॉल्ट मत समझना कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई रैंक वाला क्वेश्चन आए तो भैया फर्स्ट ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। तो आईआईटी इंदौर को कौन सी रैंक हासिल हुई है? 28वीं। आईआईटी मद्रास को उसी रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट रैंक जो है हासिल हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन? हाँ भाई, नेशनल हेल्थ मिशन जिसे हम शॉर्ट में एनएचएम कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार चाइल्ड सेक्टर में, कौन से सेक्टर में? चाइल्ड सेक्टर में, यानी कि शिशु क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए, बहुत ही अच्छा काम करने के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो सॉरी, नहीं, रुक जाइए, इसमें रैंक नहीं पूछी है, इसमें यह पूछा है कि मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है काय में, नेशनल हेल्थ मिशन में चाइल्ड सेक्टर के लिए अच्छा काम करने के लिए। सबसे अच्छा काम एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट ने किया है और पहला स्थान जो है प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है इन सभी में से वो है भोपाल। भोपाल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, और उसमें भी कौन सा क्षेत्र? उसमें भी शिशु क्षेत्र, यानी कि चाइल्ड सेक्टर। तो भोपाल को पहली पोजीशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में एमपी की रैंक क्या है बॉस? देख लो, 3, 4, 5, 6 क्या लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, बताओ। तो जी हाँ, इसका आंसर है 3rd रैंक। अगर आप दूध उत्पादन में देखोगे तो नंबर 1 पर बैठा हुआ है वही जो गेहूं में भी टॉप पर है, यूपी। और 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा दूध का जो उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। और 3rd रैंक हमारे मध्य प्रदेश की है दुग्ध उत्पादन के हिसाब से, मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे यह कहता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। अरे भैया, काय में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है? तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम सुनो, हिंदी इंग्लिश में सेम प्रोग्राम है, अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम। मतलब इंटरनेट के माध्यम से इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जिसको भारत सरकार ने चलाया था। दोस्तों याद देखना, या ये जो पूरा लेक्चर है इसमें मैंने एक खासियत आपको पता नहीं दिखी है नहीं दिखी, पूरा जो हेडिंग है ना वो क्या बोलता है? मध्य प्रदेश को भारत से कंपेयर करो और तब उसकी सिचुएशन पता लगाओ। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां पर एमपी की सिचुएशन को इंडिया लेवल पर कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर कोई मध्य प्रदेश की सरकार की योजना की बात नहीं हो रही। यहां पर देखो, आप इसमें भी देखो, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, उस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम इंडिया के लेवल पर एमपी को कंपेयर कर रहे हैं लगातार, ठीक है, यही खासियत है इस हेडिंग की। तो देखो भैया, अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में कौन जीत गया, कौन फर्स्ट पोजीशन लेके आ गया बॉस? तो भैया ये लास्ट में विदिशा है, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, विदिशा। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर है वो है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और भारत सरकार की तरफ से इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, आगे 21 नंबर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बॉस, क्वेश्चन क्या है? कहां की नगर निगम को, मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी नगर निगम को 2nd पोजीशन प्राप्त हुई है आफ्टर चंडीगढ़ नगर निगम? मतलब चंडीगढ़ की नगर निगम के बाद मध्य प्रदेश की कौन सी नगर निगम को 2nd पोजीशन प्राप्त हुई है? काय में 2nd पोजीशन मिली है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि शहरी प्रशासन, एक अच्छा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करने में, एक अच्छा शहरी प्रशासन करने में चंडीगढ़ को तो पहला स्थान मिला है ऑल ओवर इंडिया, है ना। और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान लेके आई है नगर निगम, कौन सी है भाई?
भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है या फिर सागर की नगर निगम है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है इंदौर की नगर निगम, जो कि बहुत ही तगड़ा काम कर रही है वर्तमान में। ठीक है, तो ये 21 का आंसर बी हो गया आपका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉस, आप ये बताओ आपको कि जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश के किस जिले को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह चुना गया है? मॉडल डिस्ट्रिक्ट समझते हो, जिसने सबसे बेहतरीन काम किया हो किसी भी मिशन के अंतर्गत, जिसको दूसरे लोग फॉलो करें। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो है चूज हुआ है वो है आपका बुरहानपुर। सीहोर, बुरहानपुर, बालाघाट, उज्जैन ऑप्शन में था, इसमें जो सही आंसर है वो बुरहानपुर है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं आप तब तक फटाफट ऑप्शंस भी देख लिया करिए, ठीक है ना, तो आप भी अपने मन में जो है इसका जवाब दे सकेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो 2022 के जल पुरस्कार हैं, ये दिए गए थे, ये 2023 में ही, लास्ट ऑफ 2023 में ही दिए गए थे। तो कभी ये मत समझना कि कोई अगर यहाँ पे क्वेश्चन 2022 या 20 का भी लिखा हुआ है तो टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि कई बार पुरानी चीजों के अवार्ड फिर नए सालों में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2022 के नेशनल वाटर अवार्ड जल पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक आई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी ही शानदार यानी कि फर्स्ट रैंक आई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको यह बताना है कि जो नेशनल वाटर अवार्ड, अभी पीछे हम बात कर रहे थे 2022 वाले, लेकिन यहां पर 2020 वाले की बात हो रही है। तो 2020 वाला जो नेशनल वाटर अवार्ड था उसमें मध्य प्रदेश के किस जिले ने बाजी मारी थी? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने बाजी मारी थी। कौन से अवार्ड में? नेशनल वाटर अवार्ड 2020 वाले में। जी हां, इंदौर ने जो है बाजी मारी थी। मैं एक बार क्रॉस कंफर्म कर लूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंदौर ने ही जो है बाजी मारी है। ओके, लेकिन याद रखना ये 2022 वाले नेशनल वाटर अवार्ड नहीं है, 2020 वाला नेशनल वाटर अवार्ड है। ओके, चलो ये हो गया। हाँ, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, मतलब जो ग्राहक की संतुष्टि होती है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, उसके हिसाब से पूरे इंडिया के जितने भी घरेलू हवाई अड्डे हैं, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट जहां से फ्लाइट कहीं बाहर नहीं जाती, विदेश में नहीं जाती, तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं सबसे नंबर 1 कौन निकल के आया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से? क्या ये देवी अहिल्याबाई है, या फिर राजा भोज, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इंदिरा गांधी नेशनल, ये दिल्ली का हो गया, ये इंदौर का हो गया। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा इसमें बेहतरीन निकल के आया, किसने बाजी मारी है? ये तो हिंट समझ गए होगे सर, एमपी के रेफरेंस से करवा रहे हो, तो नीचे के दो तो छोड़ देते हैं, ऊपर के दो में से ही कोई एक होगा है। चलो ठीक है, बहुत दिमाग लगा रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें जो सही आंसर है ना बॉस, भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अपने मध्य प्रदेश के दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई इंदौर और राजा भोज भोपाल, दोनों ही बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन जितने भी साइज उनका बनाया हुआ बहुत एक नंबर बनाया हुआ है। ठीक है, सुधार चल ही रहा है लगातार, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे हुआ है तो ज्यादातर लोग खुश हैं कि भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेहतरीन काम कर रहा है, वहां पे बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे क्या है। अमृत सरोवर योजना जानते हो आप? पहले तो यही सुन लो, जब हिंदुस्तान के आजादी के 75 साल पूरे हुए थे ना, तो तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत क्या था कि हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं, टोटल, मैं स्टेट्स नहीं बोल रहा, जितने भी हिंदुस्तान में जिले हैं, हर जिले में 75 तालाब, हर जिले में कितने तालाब? 75 पॉन्ड तालाब होते हैं, इतने तो बड़े आराम से। तो हर जिले में 75 तालाबों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, और सूख गए हैं तो उनको वापस से पुनर्जीवित करना है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार अगर इस देश का हर जिला 75 तालाबों को बचाने में सक्षम रहा तो इस पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 जो तालाब हैं, जो पॉन्ड हैं, वो निकल के आएंगे। इससे हमारा इकोसिस्टम बेहतर होता है। ठीक है, तो अमृत सरोवर ये जो पूरी योजना बनाई गई थी, इसके अनुसार
जब टोटल नंबर ऑफ तालाब देखे गए कि किस स्टेट में कितने आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की कितनी रैंक आई, मतलब मध्य प्रदेश ने कितना अच्छा काम किया कि अपने राज्य के अंदर में हम कितने तालाबों को मेंटेन करने में कायम रह पाए, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश की क्या रैंक दोस्तों जो है यहां पर हासिल हुई है। तो इसमें मध्य प्रदेश को जो है दोस्तों सेकंड पोजीशन हासिल हुई है। जी हाँ, कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन, अमृत सरोवर। ठीक है, योजना का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक है योजना के बारे में तो कुछ तो आपको अंदाजा उसमें हो ही जाए। अगला देखो भाई, अगला कौन सा है? ये कंपटीशन भारत सरकार ने चलाया था, ईट राइट इंडिया कंपटीशन। भैया अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, ताकि तबीयत खराब ना हो, है ना। तो सारे शहरों में, सारे जिलों में जितने भी खाने की चौपाटी वगैरह है उनको साफ स्वच्छ जो है रखा जाए। तो उसमें मध्य प्रदेश के भोपाल ने और ग्वालियर ने बाजी मारी है और कोई ना कोई रैंक इनको हासिल हुई है। आपको देखना है कि किसको कौन सी हुई है। भोपाल को फर्स्ट है, ग्वालियर को सेकंड है, या भोपाल को सेकंड है, ग्वालियर को थर्ड है, या फिर ये 2-5 है या 1-3 है। क्या आपको अपने अनुसार सही लग रहा है? तो बॉस इसमें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। भोपाल को मिली है सेकंड रैंक और ग्वालियर को मिली है 5वीं रैंक। अगर मैं क्रॉस कंफर्म कर लूं तो 27 का सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो भोपाल ने अच्छा काम किया है, अच्छा स्वस्थ साफ खाना, और ग्वालियर ने भी अच्छा काम किया है, 5वीं रैंक हासिल करी है। इंदौर में अपने इतना खाना मिलता है लेकिन स्वच्छता की भारी कमी है। शहर साफ है, शहर स्वच्छ है, लेकिन खाने पीने की जो चौपाटियां हैं, लोगों में क्रेज, तो सच हमेशा कड़वा होता है, सबको सुनने में हजम नहीं होता, मिर्ची भी लगती है। इंदौर साफ है लेकिन खाने पीने की चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी चौपाटियां खुल गई हैं कि बहुत जगह स्वच्छता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति खा रहा है, बीमार पड़ रहा है। इतने बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं इंदौर में, लेकिन साफ खाना नहीं मिल पाता है। बाहर थोड़ा चटपट करने का मन तो करता ही है, बाहर हमने कुछ आड़ा टेढ़ा खा लिया, बस हो गई, 12 बज जाती है पूरी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या देखने को मिलता है अपना कि हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीन जो हाइड्रोजन का प्लांट है वो कहां बनेगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि अगर मैं आपको यह बोल देता कि देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन का प्लांट कहां बनेगा, ऑप्शन दे देता दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट ही टिक लगा देते, बोले सर एमपी के क्वेश्चन करवा रहे हैं यूनिट 6 के, तो एमपी ही होगा सब में आंसर। तो इसलिए मैंने क्या किया है, बाकी के ऑप्शन दूसरे स्टेट्स के तो दिए ही नहीं है, एमपी के अंदर वो सटीक कहां बनने वाला है उसी में से ऑप्शन दे दिए ताकि क्वेश्चन आपको टफ लगे और करने में मजा आए। तो देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भैया कहां बनेगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, जी हां, क्योंकि मैं इसलिए क्रॉस कंफर्म कर रहा हूं, कहीं से भी थोड़ी सी भी गलती मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हमको आंसर पता होते हैं लेकिन लेक्चर पूरा पढ़ाने के दौरान कुछ एक आंसर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयपुर गुना। जी हां, विजयपुर गुना नामक जगह पर जो है एक देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट जो है बनेगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी कंफ्यूजन के लिए दिए थे, पीतमपुर, धार, मंडी द्वीप, रायसेन, है ना, बानमोर, मुरैना, लेकिन जो सही उत्तर है वो क्या है, विजयपुर गुना में देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देश में सबसे पहली आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कैनोई सलालम, कैनोई सलालम समझते हो, वो एक पतली सी बोट सी होती है, उसमें एक इंसान पूरा फिट हो जाता है और इधर उधर जो है चप्पू चलाता है, उसमें रेस लगाते हैं। तो उसकी एक आर्टिफिशियल एकेडमी तैयार की जाएगी, मतलब नेचुरल वाटर में नहीं करेंगे, एक आर्टिफिशियल बनावट बनाया जाएगा, एकेडमी बनाई जाएगी और उसी के अंदर जो है कैनोई सलालम की प्रैक्टिस होगी। तो ये कहां पे बनाई जाएगी, तो लाजमी सी बात है मध्य प्रदेश में ही बनाई जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहां बनाई जाएगी, ग्वालियर, ओमकारेश्वर, जबलपुर, होशंगाबाद। इसका दोस्तों जो सही आंसर है ना वो है ग्वालियर। ग्वालियर में आर्टिफिशियल कैनोई सलालम एकेडमी जो है बनाई जाएगी, 29 का ए। ठीक है, अच्छा आगे देखें, आगे क्या है, आगे अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, कंट्री का पहला, देश का पहला
जियो साइंस म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम देखो कहां बनाया जाएगा। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम देवास, मांडू, उज्जैन, ग्वालियर, कहां बनेगा? तो दोस्तों देश का सबसे पहला जियो साइंस म्यूजियम जो बनेगा वो बनेगा आपका ग्वालियर में। जी हां, ग्वालियर इज द राइट ऑप्शन। और हाइड्रोजन प्लांट, सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां बनेगा? विजयपुर, गुना में। ठीक है, और जियो साइंस म्यूजियम कहां बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। ओके, अच्छा, तो ये होगा अपना। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि देश का पहला संविधान पार्क कहां बनेगा बॉस? देश का पहला संविधान पार्क कहां बनेगा? महू में, भोपाल में, देवास में, इंदौर में? तो दोस्तों ये बनेगा आपका देश का पहला संविधान पार्क देवास में। लगातार मध्य प्रदेश की सिचुएशन क्या है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान को मध्य प्रदेश से कंपैरिजन करके ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप फोकस करिएगा, करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। करंट बेस्ड अगर आपको लगे तो वो तो है ही, थोड़ा बहुत चलो करंट अफेयर का पोर्शन तो उसमें आएगा, लेकिन आप वो भी तो देखो। करंट सिचुएशन पूछ रहा है, वो करंट सिचुएशन पूछ रहा है तो करंट अफेयर तो आएगा, लेकिन करंट अफेयर भी कौन सा वाला? जो इंडिया और मध्य प्रदेश का लिंकेज बना रहा हो बीच में। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो देश का पहला संविधान पार्क कहां बनेगा? वो देवास में जो है बनाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि देश का सबसे पहला साउंड प्रूफ हाईवे, मतलब साउंड ही नहीं आएगी हाईवे पर, कहां बनाएंगे? इटारसी, सिवनी, भोपाल, ओरछा, कहां पर जो है इसको बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है सिवनी। सिवनी में जो है देश का सबसे पहला साउंड प्रूफ बिल्कुल साइलेंट जो है हाईवे बनाया जाएगा। ओके, सिवनी में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे मध्य प्रदेश का, या फिर मध्य प्रदेश को भी अभी आप साइड करें, पूरा देखो इंडिया लेवल से पूछ रहा है वो, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे के पूरे इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना है? इंदौर है, सागर है, विदिशा है, सिंगरौली है। तो दोस्तों इसमें लगेगा सबको कि बोले इंदौर ने किया होगा, लेकिन ये बाजी मार ली यहां पर किसने? 5G टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली अप्लाई करने के शुरुआत में, तो वो है दोस्तों विदिशा। जी हां, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, आगे क्या क्वेश्चन है? आगे जो दोस्तों क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि देश का सबसे पहला फुली फंक्शनल, यानी कि पूर्ण कार्यात्मक ट्राइबल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सारे के सारे अनुसूचित जनजाति ट्राइबल लिटरेट हैं, यानी कि साक्षर हैं। तो ये हमको कहां पर देखने को मिला है? देखिए ऑप्शन भी सारे अच्छे अच्छे हैं, है ना। झाबुआ है, मंडला है, अलीराजपुर है, डिंडोरी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मंडला। मंडला में कंप्लीटली फुली फंक्शनल ट्राइबल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है हासिल किया है। पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला मंडला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंट्री की सबसे पहली सोलर सिटी, हमारे देश की सबसे पहली सोलर सिटी इनमें से कौन बनी है? उज्जैन है, रीवा है, या फिर बाछा है, या फिर उसके बाद कौन सी है? सांची है। तो उज्जैन, रीवा, बाछा या सांची? तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये सही आंसर है सांची। सांची इज द राइट आंसर। देश का सबसे पहला सोलर सिटी, जी हाँ दोस्तों सांची, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा उसके बाद और अगर हम आगे यहां पर क्वेश्चन देखें, देश का पहला, देखो लगातार हर क्वेश्चन में कंट्री, इंडिया लेवल पर बात हो रही है। सारे क्वेश्चन सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए डिजाइंड है, बिल्कुल उसी के अनुसार आपको भी अपना दिमाग चलाना है, ठीक है ना। तो देश में कौन सा ऐसा पहला नेशनल पार्क है जो गिद्धों में, यानी कि वल्चर्स में जीपीएस ट्रैकिंग को यूज करेगा? बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, माधव है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पन्ना नेशनल पार्क। देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया जो गिद्धों में क्या चीज की यूज करेगा? जीपीएस
टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रयोग यहां पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कंट्री की सबसे पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, यानी कि देश की सबसे पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी अर्थात सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? अब देखो, अभी ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, अगर मैंने बाकी क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर दिया हो तो वो भी आपको बड़े सिंपल लगते हैं, ठीक है ना। तो देश का पहला स्टेट कौन सा है जहां पर सबसे सर्वप्रथम कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी समझते हो, जिसमें बहुत सारी पार्टीज का योगदान होता है, उसी को कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आगे क्या प्रश्न है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स संबंधित जो है प्रश्न है। कैनोई सलालम भी आ चुका है हालांकि स्पोर्ट्स संबंधित। तो आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में देश का सबसे पहला ई स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई जाएगी? ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो चलेगी, ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स अकेडमी जो है बनाई जाएगी, जहां पर फिजिकल स्पोर्ट्स से कनेक्शन ना होकर ई स्पोर्ट्स से जो है कनेक्शन होगा। तो ये कहां बनाई जाएगी देश में? अब भाई ये भी बिल्कुल सिंपल है, कहां पर बनेगी? ये बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। ओके, इसका आंसर एमपी हो गया। उसके बाद अच्छा, मैं आपको एक और होमवर्क दोस्तों देना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको एनआईआरएफ की फुल फॉर्म दी थी, एक क्वेश्चन आपके लिए ये और है कि देश में जो सबसे पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई जा रही है वो कौन से स्टेट में बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश में। ये तो आपने जान लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के भी किस डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है, ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बेसिकली दो आंसर देने, एक ऐसे लिख देना और फिर उसी के नीचे एक ऐसे, दोनों आंसर्स को आपको जो है यहां पर टाइप करके देना है। इससे मुझे ही पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितने अच्छे से, कितने ध्यान से देखा है। ओके, चलिए आगे और देखें। विमेन पुलिस स्टेशन ऑफ विच सिटी इन द कंट्री हैज बिकम ISO सर्टिफाइड? मतलब देश में वो कौन से शहर का महिला थाना, पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश में वो कौन सा शहर का महिला थाना है जिसे ISO प्रमाणिता का सर्टिफिकेट मिला है? ISO सर्टिफिकेट मिला मतलब बेहतरीन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। तो दोस्तों ये है अपना भोपाल का महिला थाना। जी हां, भोपाल का महिला थाना है, होशंगाबाद, जबलपुर, रायसेन, भोपाल। इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? भोपाल का जो महिला थाना है उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने पड़ते हैं ISO का सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए। ओके, ये मैंने कितने सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है, अगर आप में से बहुतों को ना पता हो तो मेरी एक और सीरीज यूट्यूब चैनल पे चल रही है जिसका नाम है संभावित प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीलिम्स 2024। हमारे चैनल पे विजिट करिए, उसमें प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा। टोटल 4 प्लेलिस्ट हैं, बहुत ही सीमित और ऑर्गेनाइज्ड हैं। सारी प्लेलिस्ट का लूट के यूज करो, सबका टारगेट प्रीलिम्स 2024 MPPSC का ही है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमने कर लिया भोपाल का महिला पुलिस थाना। अब चलते हैं दोस्त इस लेक्चर के आखिरी प्रश्न पर, और यह प्रश्न हमसे क्या पूछता है? देश का सबसे पहला राम म्यूजियम कौन सी सिटी में बनाया जाएगा? और ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग वाले हैं। क्या अयोध्या में बनाया जाएगा? हो सकता है व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। क्या भोपाल में? ओरछा दे दिया तो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। द्वारका तो चलो उतना नहीं कंफ्यूज होगा, वो तो कृष्ण जी आ गए वहां पर। तो कहां पर बनाया जाएगा सबसे पहला राम म्यूजियम? तो दोस्तों ये जो राम म्यूजियम है सबसे पहला, वो भोपाल में बनाया जाएगा। जी हाँ, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस लेक्चर का होता है दी एंड, और इस सीरीज में टोटल 8 लेक्चर जो है समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन और लाइक्स के माध्यम से भी अपना सपोर्ट जो है दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने ऐसे मित्रों के साथ, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को शेयर करिए जिनको सच में जरूरत है कि उनको सटीकता से कोई आए और पढ़ा के बता दे कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी। नए टॉपिक सारे इस सीरीज में मैं कवर करके दूंगा आपको यूट्यूब पर ही, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पूरा, देखो अभी भी 60 दिन बाकी हैं और आपको पूरा प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आपके बेसिक बिल्कुल तरीके से हिले हुए हैं सारी यूनिट्स में या किसी पर्टिकुलर एक यूनिट में,
तो मात्र और मात्र 1500 रुपीज में आप प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स को हमारे ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में नीचे है, ठीक है ना। पिछले 3 साल से प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स चलता है, हर साल आता है। अभी तक टोटल अप्रॉक्स 160-180 के आसपास स्टूडेंट्स अपना प्रीलिम्स इस बूस्टर कोर्स से निकाल चुके हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उन सारे स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड भी सेंड करता हूं जिनका प्रीलिम्स निकला है, इसी कोर्स से वो ये अपना प्रीलिम्स निकालते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन फील हो कि भाई हाँ, कि ये देखो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, रिपोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं, आप देखो उसमें मार्क्स, उनके टोटल मार्क्स देखिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी कमेंट सेक्शन में है, वहां पर मैं ये भी भेजता हूं कि कैसे जो हमारे नोट्स में से क्वेश्चन है वो कट कॉपी पेस्ट होके आते हैं। इसमें सीधा सा फंडा ये है भाई, आप सिलेबस को सही तरीके से एनालिसिस करो, उसकी स्टडी करो, उसमें समय दो, उसमें मेहनत करो, तो आप भी आसानी से क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो और बहुत करीब पहुंच सकते हो कि हाँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन से। जय हिंद।